ड्रॉअर्स नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल। जेसिकल ड्रॉअर इजराइल के एक थिंकर थे जिन्होंने अपना पब्लिक पॉलिसी मॉडल दिया। उनके दो फेमस वर्क हैं। पहला, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन। दूसरा, मॉडलिंग थ्रू साइंस और इनर्शिया। इन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जो कि प्रिस्क्रिप्टिव था और उसका एम था कि ऑप्टिमल पब्लिक पॉलिसी बन सके। इसलिए इसको नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल कहा गया है। ऑप्टिमम का मतलब है कि अच्छी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव का क्या मतलब है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं इस मॉडल से कुछ सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है। इन्होंने लिंडब्लूम के इंक्रीमेंटलिस्ट मॉडल को क्रिटिसाइज किया और कहा कि उनका पब्लिक पॉलिसी जो है वो मॉडल कंजर्वेटिव और अनसेटिस्फैक्टरी है। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो उनका प्लूरलिस्ट इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल था उसमें वीकर सेक्शंस का ध्यान नहीं रखा गया। जब भी ऐसी मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो वीकर पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनका क्या होगा, उनका ओपिनियन इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर जाएंगे पावरफुल लॉबीज जैसे बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। तो ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इंक्रीमेंटल और रैशनल मॉडल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि ये दोनों मॉडल को रिजेक्ट करके अपना मॉडल दिया। उन्होंने चार चीजें एक्सेप्ट की। पहली, कि रैशनैलिटी की जरूरत है, जैसे कि साइमन ने एक्सेप्ट की थी। दूसरी, मैनेजमेंट टेक्निक्स की जरूरत है ताकि रैशनैलिटी इंप्रूव हो सके डिसीजन मेकिंग में लोअर लेवल्स पे। तो हायरार्की में जो निचले स्तर के ऑफिसर हैं वहां पे मैनेजमेंट टेक्निक्स आएंगी, उनकी जरूरत है। तो जिस तरीके से प्रोग्राम डिसीजन की बात की थी साइमन ने, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट ये है। बाद में उन्होंने कहा कि पॉलिसी साइंस अप्रोच की भी जरूरत है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये हायर लेवल में आएंगी, हायर लेवल और इन हायरार्की। तो लास्टवेल की पॉलिसी साइंस अप्रोच थी जिसमें सिस्टमेटिकली पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस होता था, तो इसकी भी जरूरत है। बाद में उन्होंने कहा कि वैल्यूज और इरेशनल एलिमेंट्स की भी डिसीजन मेकिंग में जरूरत है। तो ये चार चीजों की जरूरत उन्होंने एक्सेप्ट की। उन्होंने छह नॉर्मेटिव मॉडल्स की बात की: प्योर रैशनैलिटी, इकोनॉमिक रैशनैलिटी, सिक्वेंशियल डिसीजन, इंक्रीमेंटल चेंज, सेटिस्फाइंग मॉडल, एक्स्ट्रा रैशनल प्रोसेस मॉडल। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरा और छठा है उनको मिक्स करके उनका मॉडल बना है, मतलब इकोनॉमिक रैशनैलिटी और एक्स्ट्रा रैशनल प्रोसेस मॉडल। वो तीन चीजों में बिलीव कर रहे हैं अपने थ्रू आउट पॉलिसी में, पॉलिसी मॉडल में, कि यूनिटी ऑफ नॉलेज है, बेसिक और अप्लाइड नॉलेज की यूनिटी है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो प्रिस्क्रिप्शन है पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वो डिफरेंट नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिस डिफरेंट नहीं है। दूसरा, आइडियोलॉजिकली वो इंटरडिसिप्लिनरी के हक में थे कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, अलग अलग डिसिप्लिन से नॉलेज लेके पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस करना है। तीसरा, वो इम्प्रूव्ड मेथड्स के पक्ष में थे, जैसे कि ट्रेनिंग टूल्स जिससे पॉलिसी इंप्रूव हो सके। उनका जो ऑप्टिमल मॉडल है उसमें एक्स्ट्रा रैशनैलिटी और इकोनॉमिक रैशनैलिटी का मिक्स है। तो इस तरीके की बात साइमन ने डिफरेंट तरीके से कही थी। उन्होंने फैक्ट और वैल्यूज को जोड़ा था। तो अगर हमने कंपेयर करना हो तो इकोनॉमिक रैशनैलिटी में फैक्ट और वैल्यूज एक्स्ट्रा रैशनैलिटी में आ जाएंगे, तो ये कंपैरिजन कर सकते हैं। पर दोनों डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रैशनैलिटी का मतलब वैल्यूज नहीं है। ऑप्टिमल मॉडल में एक्स्ट्रा रैशनैलिटी जो ड्रॉर ने दी है वो समथिंग डिफरेंट है। इसके पांच कैरेक्टरिस्टिक दिए उन्होंने अपने मॉडल के। पहला, ये क्वालिटेटिव है, इससे में क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। ये क्वालिटेटिव मॉडल है, पब्लिक पॉलिसी को इंप्रूव करने की इच्छा रखता है। दूसरा, रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल का मिक्स है इस मॉडल में। तीसरा, इकोनॉमिक रैशनैलिटी इसके बेस में है, मतलब इसका कोर इकोनॉमिक रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी की नीड को हम एक्सेप्ट करते हैं। चौथा, मेटा पॉलिसी मेकिंग। तो उन्होंने मेटा पॉलिसी मेकिंग को एक्सेप्ट किया
और उस पर चर्चा की। मेटा पॉलिसी मेकिंग होती है द पॉलिसी ऑफ मेकिंग अ पॉलिसी, के पॉलिसी बनती कैसे है। जैसे भारत के संदर्भ में क्या है कि कैबिनेट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो वो अपना प्रस्ताव डिस्कस करेंगे, फिर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से पूछेंगे, व्यू पॉइंट स्टेक होल्डर्स के लेंगे, फिर लॉ मिनिस्ट्री कोई कानून वगैरह के बारे में अपना इनपुट देगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से चर्चा होगी कि ये पॉलिसी का कोई बजट तो नहीं चाहिए, फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, फिर साइन होंगे प्रेसिडेंट के, तो इस तरीके से पॉलिसी बनती है। तो जो पॉलिसी बनती कैसे कैसे है उसको मेटा पॉलिसी मेकिंग का है। फिर इस पॉलिसी में जो मॉडल है, फीडबैक की बात की गई है कि पूरा एक साइक्लिकल प्रोसेस है। आपने पॉलिसी बनाई, इंप्लीमेंट की, फिर इवेल्युएट की। उस इवेल्युएशन से जो इनपुट्स आपको मिले कि पॉलिसी अच्छी है या बुरी, उससे आप पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं तो दोबारा से इनपुट के तौर पे पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी। तो पूरा फीडबैक चैनल की बात की है। उनका ट्विन एम है, पहला कि रैशनैलिटी को इंक्रीज करना है पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में, दूसरा एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स को लाना है डिसीजन मेकिंग में। और इस जो मॉडल है नॉर्मेटिव ऑप्टिमलिज्म, ये कंबाइन कर रहा है रैशनल मॉडल जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड है और एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स को। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है ये रियलिटी में फिट बैठता है, अनलाइक रैशनल मॉडल, क्योंकि रैशनल मॉडल सुपर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंसिवनेस की ओर बढ़ता है। उसमें जो ऑल्टरनेटिव्स पे प्रोज और कॉन्स देखने हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल है। दूसरा, ये इम्प्रूवमेंट की ओर डायरेक्टेड है, तो हम बेटर पॉलिसी मेकिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मॉडल ठीक है। अनलाइक इंक्रीमेंटल मॉडल, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल में इम्प्रूवमेंट की ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो ये कहा गया कि जो पॉलिसी है उसमें थोड़े से चेंजेस फेरबदल करके हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी को ही थोड़ा सा डिफरेंट पाथ पे ले जा सकते हैं। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट की वहां बात नहीं की गई। तो ये कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं, जो बोथ मॉडल्स हैं उनका लेके आ रहे हैं कि रैशनल मॉडल से भी अच्छा है और इंक्रीमेंटल मॉडल से भी। फिर उन्होंने कहा जो रैशनल मॉडल है उनका वो मॉडिफाइड फॉर्म में ही है रैशनल मॉडल का। क्यों? क्योंकि वो रैशनैलिटी को तो एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके के साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली ये भी मॉडिफाइड रैशनल मॉडल ही है, क्योंकि रैशनैलिटी को एक्सेप्ट किया गया है, इकोनॉमिक रैशनैलिटी इसका बेस है। जो पॉलिसी एनालिसिस है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स का रोल। तो ये तो है ही उनकी थ्योरी में। फिर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी एक्स्ट्रा रैशनैलिटी की? टैसिट नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो इस टूल को यूज करके हम एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टैसिट नॉलेज का जैसे मतलब है नॉट एक्सप्लिसिट, जो चीज इम्प्लिसिट हो, जैसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो उभर के बाहर नहीं आ रही, हमें सोचना पड़ रहा है। जैसे कि इराक में इंटरवेंशन करने में वेस्ट ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि जब यमन में ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए तो उन्होंने इंटरवेंशन नहीं की। रियलिटी में उनका इंटरेस्ट ऑयल में था, जो मिडल ईस्ट में ऑयल है। इसी तरीके से यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है, रशिया ने अटैक किया है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग में एब्सटेन किया, तो उन्होंने अगेंस्ट रशिया वोटिंग नहीं की। तो इसका इंडिया ने जस्टिफिकेशन दिया कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए हम एब्सटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपली डाइव इन करें इस मुद्दे में, तो हमें पता लगेगा कि इंडिया का स्टैंड दो वजह से है। एक, रशिया ने पहले बहुत हेल्प की है भारत की। दूसरा, इंडिया के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर रशिया एलिनेट होता है और भारत उसके साथ नहीं खड़ता है तो जो चाइना है वो नजदीक आ जाएगा रशिया के, और रशिया और इंडिया का गैप आ जाएगा, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें टैसिट नॉलेज चाहिए और पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्स्ट्रा रैशनल मैटर, जो रैशनैलिटी है उसको, फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मॉडल दिया जिसमें 18 फेजेस है। आर के सप्रू में इसे 18 स्टेजेस कहा गया है, जो फर्दर 3 स्टेजेस में 3 हेडिंग्स में सब डिवाइडेड है। और
कम्युनिकेशन और फीडबैक चैनल एक अलग फेज है। तो 17 फेजेस को 3 स्टेजेस में बांट दिया और एक 18th फेज है कम्युनिकेशन एंड फीडबैक चैनल। उसमें अपना मॉडल प्रेजेंट किया है 18 पॉइंट्स देके। उसे भी हम स्टडी करेंगे, पर उसे वर्बैटम याद रखने की जरूरत नहीं है।